नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे के इसके कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, इसका प्रयोजन एससी एसटी एवं महिला उद्यमों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। दूसरा है, यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। इसके नीचे कुछ इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक और ना तो दो। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन के बारे में हम फुल एनालाइज वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज के क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। केंद्र ने वार्ता को बुलाया, किसान ने 2 दिन टाला दिल्ली कूच। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलित किसानों के साथ केंद्र सरकार हर संभव वार्ता के लिए तैयार। किसानों से समाधान के लिए मांगा सुझाव ताकि सर्वसम्मत रास्ता निकल सके। एमएसपी समेत कुछ अन्य मांगों पर केंद्र सरकार समाधान के पक्ष में है। कृषि मंत्री आंदोलनकारियों के 5वें दौर की वार्ता के लिए किया आमंत्रित। कहा, किसानों की मांग का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। 18 फरवरी से हुई चौथे दौर की वार्ता में नहीं बनी थी कोई बात। अब देख रहे हैं कि जो किसानों का फसल से लेकर कोई मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की बात हुई ना, उस पर लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसी पे लेकर सरकार बोल रही है कि अगर इसे का जो निकल सकता है, कोई भी मामला निकल सकता है कि इससे बातचीत करके ही इसका समाधान निकल सकता है। इसी पे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूपी से 4 पीएम देने वाली कांग्रेस 70 सीटों पर ही मानी। आपको बता दें अभी लोकसभा का होने वाला है चुनाव ना, उसी पे लेकर तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि जो चुनाव की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य बन जाता है। देश को उत्तर प्रदेश से 4 प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस को प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में केवल 17 सीटें में ही संतोष करना पड़ा। और आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। अगर हम लोकसभा उत्तर प्रदेश की बात ही करें तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है और इसकी जो सीमा लगती है, राष्ट्रीय सीमा झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से लगती है। और यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी साझा करता है। अगर यहाँ हम विधानसभा की सीट की बात करें तो 403 विधानसभा की सीट है, 80 लोकसभा की सीट है और 31 राज्यसभा की सीट है। तो ये चुनाव की दृष्टि से और राजनीतिक की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य दिखाई देता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो नेपाल से हमारा उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है और कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रियंका ने अखिलेश को किया फोन, तब जाकर बनी बात। अखिलेश ने कहा कोई टकराव नहीं, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की हुई वृद्धि। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। गन्ना की प्रति क्विंटल खरीद की मूल्य पहले 315 से अब बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। अनुराग बोले, भारत में गन्ना किसानों के पहले से ही दुनिया में गन्ना की सबसे बड़ी ज़्यादा कीमत दी जा रही है। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख में शांति बनाए रखने पर सहमति। दोनों देशों पर कोरमंडल के बीच 21वें दौर पर हुई वार्ता। भारत ने पूर्वी लद्दाख से पूरी तरह सेना हटाने की मांग। और आपको पता है जो हमारा ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया है उसमें पूर्वी चीन ने लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में कब्जा किया और जिसे आप लोग अक्साई चीन भी कहते हैं। तो इसे भी आप लोग जानते थे, अक्साई चीन के नाम से वो अपना बोलता है, अपनी नीति वहाँ चलाता है कि ये मेरा क्षेत्र है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन आधिकारिक रूप से चीनी जनवादी गणराज्य पूर्वी एशिया का एक बड़ा देश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें कि यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और अगर अब जनगणना होती तो भारत सबसे पहले नंबर पे पहुंच चुका। तो ये भी आप लोग जानते होंगे। और इसकी राजधानी बीजिंग में इसका सबसे बड़ा नगर संघाई है, जहां एससीओ का मुख्यालय भी आप लोग को देखने को मिलेगा। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए।
यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब एक साथ नई किस्तों में होगा नई दिल्ली स्टेशन का कायाकल्प। सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने दी थी इस परियोजना को स्वीकृति। निर्धारित राशि में काम करने को लेकर तैयार नहीं हुई कोई एजेंसी तो बदलना पड़ा रणनीति। भारत से रिश्तों को मजबूत बनाना हो तो यूरोपीय नीति का आधार, ग्रीस पीएम बोल रहे हैं। रायसीना डायलॉग के 9वें सत्र में का शुभारंभ पीएम मोदी भी रहे उपस्थित। भारत को वैश्विक मंच की एक महान शक्ति के तौर पर किया चिन्हित। आपको पता ही होगा कभी हाल ही में चल रहा है ना रायसीना डायलॉग जो मतलब ये हर बार दिल्ली में ही आयोजित होता है और इसका इस बार 9वां संस्करण है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसे आप लोग जानते रहिए। रायसीना डायलॉग का प्रारंभ 2016 में किया गया था। यह भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और एडवाइजर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री भी शामिल की होते हैं और ORF की स्थापना 1990 में की गई थी। इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो आपको बता दें कि 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना 1990 में ही हुई थी। यह दिल्ली में स्थित है जो एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करें कि रायसीना डायलॉग नाम क्यों पड़ा तो आपको बता दें कि भारत की विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका नाम रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है और इसका इस बार 9वां संस्करण है। और इस बार के मुख्य अतिथि जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, ग्रीस के राष्ट्रपति हैं अतिथि से किरियाकोस और मित्सोटाकिस होंगे, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। भारत और ग्रीस सैन्य व कारोबारी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को तैयार। पीएम मोदी और ग्रीस के पीएम मित्सोटाकिस के बीच शिखर वार्ता हुई। लोकसभा के चुनाव के साथ ही हो सकते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव। आपको पता ही होगा जब से जम्मू कश्मीर में 2019 से 370 धारा हटी है तो वहाँ भी विधानसभा स्थापित कर दी गई है। दिल्ली की तरह वहाँ भी विधानसभा का चुनाव होगा। चुनाव आयोग मार्च के पहले हफ्ते तक करेगा चुनावी तैयारी की समीक्षा। 10 से 12 मार्च तक हो सकती है लोकसभा चुनाव की घोषणा। अगर अभी निर्वाचन आयोग के मामले में अंडर में ये काम आता है चुनाव कौन कराएगा, तो आपको बता दें भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तहत इसकी बात की गई है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत जो 2011 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था जो युवा मतदान आ रहे हैं उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित करना ताकि वो लोग अच्छे से अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, वर्तमान में राजीव कुमार है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। किसी खतरे का मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेंगे, राजनाथ सिंह कह रहे। रक्षा मंत्री ने नौसैनिक अभ्यास मिलन 24 का किया उद्घाटन, कहा प्रभुत्व या आधिपत्य से आती है नकारात्मक शक्ति। रक्षा मंत्री ने विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास मिलन 24 के 12वें संस्करण के औपचारिक उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्षों का नहीं होना शांति का सबसे बड़ा अपरिवर्तनीय न्यूनतम तत्व है। मैं आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं कि होने वाले चुनाव से पहले तैयारी चल रही है। अब देख रहे हैं इधर रैली भी निकली है। तो आप लोग से मैंने आपको बताया था कि हम इसके जगह में जो अगर आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसको हम देख लेंगे। अगर जो नहीं इंपॉर्टेंट है, केवल ऐसे बातचीत चलती है, वार्ता चलती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगता है, उसके जगह हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेंगे। मैंने इसके लिए आपको बताने के लिए जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में उसकी कंट्री और उनकी जो मुद्रा यानी करेंसी है उसके बारे में हम लोग बात करने की बात कहे थे। तो हमने इससे पहले 2 दिन बात कर ली है, 10-10 जो कंट्री थी उनकी राजधानी और मुद्रा के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम और उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि और जो 10 कंट्री हैं, आशा करती हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए इस जो कंट्री है और उनकी जो करेंसी है तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर सकेंगे, कैपिटल और करेंसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के और जो महत्वपूर्ण
मतलब कंट्री है उनके बारे में, उनकी जो कैपिटल है और उनकी करेंसी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप शुरुआत करेंगे मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है और इसकी मुद्रा है रिंगिट, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। ईरान, इसकी राजधानी तेहरान और इसकी मुद्रा रियाल है। और ईरान को आपको पता ही होगा कि ये एससीओ का नवीनतम मेंबर भी बन चुका है, जिसके बारे में आप लोग भी जानते रहिए। और आप लोग बताइए एससीओ की स्थापना कब हुई थी। और इराक के बाद का इसकी राजधानी बगदाद है और इसकी जो मुद्रा है इराकी दिनार है। और तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसकी मुद्रा जो है लीरा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई अबू धाबी जिसकी मुद्रा दिरहम है। और सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है और जिसकी मुद्रा सऊदी रियाल है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। कुवैत सिटी कुवैत दिनार इसकी मुद्रा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इसकी मुद्रा सीरिया पाउंड है। और लेबनान की राजधानी बेरूत है, इसकी मुद्रा पाउंड है। और कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा है और इसकी जो मुद्रा है ये टेंगे है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। अब आप लोग से एक क्वेश्चन और है कि जो भूटान कंट्री है उसकी राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले मैंने आपको आगे की वीडियो में बता दिया है, तो उसे भी आप लोग जरूर जानते रहिए। तो आप लोग बस देखते रहिए कि जो परीक्षा पॉइंट व्यू से आपके इंपॉर्टेंट वही मैंने आपको खबर बता रही है। यह आप लोग को संपादकीय बातें आप लोग के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगे, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। अब इस समय जो देख रहे हैं ना कि जो किसानों का आतंक मतलब जो संगठन चल रहा है कि मतलब आतंकी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ना, उसी पे लेकर चर्चा है। आज उसी का आर्टिकल लिखा हुआ है। चुनावों को पारदर्शी बनाने की पहल। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग भी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान फैलाई जाने वाली भ्रामक और झूठी सूचनाओं की रोकथाम के लिए और सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही के दिनों में चुनाव के दौरान झूठी और भ्रामक सूचनाएं बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसको रोकने एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत जरूरी है। और इससे पहले भी ऐसे होता था कि जो मतलब आपको पता ही होगा कि पहले जो बैलेट पेपर से चुनाव होता था, उसके जगह में फिर आपको मैंने बताया था जो चुनाव सुधार करके ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो इसी तरह कुछ चुनाव सुधार किए जाएं जिनके बारे में आप लोग जानते रहिए। वित्त मंत्रालय आरबीआई ने दिए सस्ते कर्ज के संकेत। दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में महंगाई दर में गिरावट देखते हुए ब्याज दर को कम करने की बताई गुंजाइश। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्याज दरों में कम होने से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी ब्याज दरों को कम होने की जता चुके हैं संभावना। केंद्रीय बैंक को महंगाई दर पर अपने अनुपात को घटाकर 5% किया गया है। वे आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। गाजा में इजरायली हमले में 67 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इजरायल हमले में अब तक 29,313 फिलिस्तीनी मारे जा चुके। सीरिया ने इजरायल पर मिसाइल दागने का आरोप लगाया है। अब देख रहे हैं जो इजरायल और हमास का संघर्ष चल रहा है ना, उसी पे लेकर चर्चाएं हैं। मैं आप लोगों को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब रांची के जेएस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को शुरू हो रहे हैं चौथे टेस्ट मैच, उसी पे लेकर अभ्यास चल रहे। अभ्यास से पहले पिच पर दरार देखे स्पिन गेंदबाजों ने बांछी खीली और दोनों टीम को स्पिन गेंदबाजों पर निर्भर करेगा मुकाबला का परिणाम। साइकिलिंग में भारत की स्वर्णिम शुरुआत। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वेलोड्रम में आयोजित एशिया का ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन में पहले दिन भारत ने स्वर्णिम शुरुआत की। भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य से कुल 4 पदक जीते। भारत ने जूनियर महिला टीम स्प्रिंट स्पर्धा में बुधवार को स्वर्ण पदक जीतकर अपना खाता खोला। मैं आप लोग को परीक्षा के पॉइंट से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। क्लोइंग के जरिए पहली बार बनी पहली भेड़ डॉली के जन्म की घोषणा हुई। 1997 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड में विज्ञानियों की एक टीम ने पहली बार एक भेड़ की कोशिका से उसका क्लोन बनाने की जानकारी दी। क्लोन भेड़ 5 जुलाई 1996 में पैदा हो गई थी, लेकिन इसकी घोषणा 7 महीने बाद की गई। अमेरिका गायकी के नाम पर उसका नाम पड़ा है क्लोनिंग। अंतरिक्ष में क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपना स्पेस सेंटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्पेस सेंटर बनाने के साथ दुनिया में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी की गई है। स्पेस मेडिसिन की ओर से कदम बढ़ाते हुए और स्पेस में लैब होगा। पहला चरण प्रयोग सफल हो गया है। अंतरिक्ष यात्रियों तक स्पेस में नैनो सैटेलाइट के दवाएं पहुंचाई जाएंगी। नैनो सैटेलाइट से दवाएं पहुंचाई जाएंगी और अंतरिक्ष में यह देखा जाएगा कि ये दवाएं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कितनी उपयोगी हो सकती हैं। अभी आप लोग को मूवीज जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। तो चलिए इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। अतः कथन 1 सही है। इस योजना में बड़ी संख्या में उद्यमियों को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रत्येक श्रेणी के उद्यमियों के लिए औसतन प्रति बैंक शाखा यानी अनुसूचित वाणिज्य बैंक कम से कम 2 ऐसी परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना है। यह स्कीम 10,000 करोड़ रुपए से प्रारंभिक राशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। अतः कथन 2 भी सही है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।